की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं अगला वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है एआर। ठीक है, तो कुछ इसके सब टॉपिक्स हैं। मैं बता देता हूँ। ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर लेयर्स, इसमें हम देखेंगे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। उसके बाद हम देखेंगे एयर प्रेशर। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या आता है या ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस हम किसे कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहला टॉपिक मेरे सामने है, देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कल हमने देखा, सबसे पहले कल हमने देखा था, परसों हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। जो पृथ्वी के चारों ओर जो लेयर होती है, हवा की लेयर, गैसेस की लेयर, उसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। ठीक है, उस लेयर क्या कहेंगे हम, एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, वो वही किसके लिए जिम्मेदार है, वही ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है और वही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो देखते हैं अब। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द एटमॉस्फेयर, क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और वहीं क्या क्रिएट करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, जो हीट ट्रैप होती है, हीट रेडिएशन जो ट्रैप होती है अर्थ से, उनको कंट्रोल करती है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो दिन तो बहुत गर्म होंगे, लेकिन जो रात होगी वो बहुत ठंडी हो जाएगी और यहाँ पर जीवन जो है संभव हो जाएगा, लगभग असंभव सा हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहेंगे हम, ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। ठीक है, व्हेन हीट लेवल इंक्रीज देन इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़रूरी है, ग्रीन हाउस ज़रूरी है, लेकिन जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और ये किस कारण होता है, ये जो पेट्रोलियम के जलने से होता है या कोल के जलने से होता है, और जो फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं उनसे होता है, उनसे जो धुआं निकलता है, और जो अन्य जो कारक हैं जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है क्या, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होने से क्या होगा कि जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो भी खतरे में आ जाती है बहुत बार। तो एक बार हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में कंपोजिशंस क्या क्या होती हैं, किन किन गैसों का मिश्रण होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। ठीक है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है और CO2 कितनी होती है, 0.04%। बुक्स में 3% दी हुई होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के आंकड़ों के अनुसार ये 0 लगभग 0.4 के करीब है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन कितनी है, 21%। और जो आर्गन है वो कितनी है, आर्गन है 0.93%। और जो बाकी जो गैसेज बचेगी, अदर गैसेज कितनी है, 0.03, ये 0.03 या 0.04%। ठीक है, तो ये थी हमारी गैसेज जो वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, और जो अदर गैसेज हैं वो कितनी है, 0.04%। तो हम देखते हैं एटमॉस्फेयर लेयर्स। एटमॉस्फेयर में जो लेयर पाए जाते हैं मैं यही बता देता हूँ क्या कैसे होता है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो एटमॉस्फेयर में 5 लेयर पाई जाती हैं कुछ इस प्रकार की, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इन्हें देखेंगे। सब
सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक्स अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, मैंने बताया ना 78% क्या पाई गई थी, 78% पाई गई थी नाइट्रोजन और 21% क्या पाई गई थी ऑक्सीजन पाई गई थी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी, यानी कि जो CO2 है, हीलियम है, ओजोन है या अदर गैसेज हैं वो बहुत ही कम पाई जाती है, किनके मुकाबले, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मुकाबले। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या होता है, इसके अलावा टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, यानी कि छोटे धूलकण भी प्रेजेंट होते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर, यानी कि जो लेयर्स हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र के हिसाब से देखते हैं हम, क्या डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, यहाँ तक कितनी ट्रोपोस्फियर, ये कितनी किलोमीटर तक होती है, ये होती है लगभग 13 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर फिर स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर है, और मीजोस्फियर कहाँ तक है, लगभग 80 तक। उसके बाद थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। ठीक है, अब देखते हैं कि एक बार सबको ट्रोपोस्फियर सॉरी ट्रोपोस्फियर देखते हैं। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। ठीक है, कितनी हाइट इसकी, मैंने बताया ना 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, जो हवा में हम सांस लेते हैं, यानी कि जो गैसेज हैं, जो एटमॉस्फेयर की जो मेन गैसेज है वो यहीं पाई जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हिल स्टॉर्म अकर्स इन दिस लेयर, यानी कि जो भी मौसमी घटनाएं हैं, बारिश आना, ओले आना, धुंध गिरना, फॉग या कोहरा होना, जो भी कुछ है वो इसी लेयर के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट हमने देखे कौन कौन से। सबसे पहले तो ये कौन सी सबसे फर्स्ट लेयर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या, इसकी जो हाइट है वो क्या है 13 किलोमीटर। थर्ड पॉइंट क्या, जो गैसेज सांस लेने वाले जो गैसेज है वो यहीं कहाँ मिलते हैं, यहीं मिलती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या था कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जब वेदरिंग फिनोमेना वो जो भी होते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि समताप मंडल। ठीक है, इसमें देखते हैं इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। ठीक है, मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हमारे सामने हैं, सबसे पहले ये सेकंड लेयर है। ठीक, देन ये कहाँ तक एक्सटेंड है, 50 किलोमीटर्स तक। और तीसरा पॉइंट क्या आता है, ये किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, सबसे ज़्यादा किस लिए यूज़ होती है, मतलब किसी में मौसमी घटनाएं नहीं होती ना, तो ये किस लिए यूज़ होगी, एरोप्लेन फ्लाइंग्स के लिए। ठीक है, जो हवाई जहाज़ वगैरह उड़ती हैं वो कहाँ उड़ती हैं, समताप मंडल में होती है, यानी कि 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वो उड़ती हैं। कहाँ से, 13 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर से नीचे। ठीक है, इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो स्ट्रेटोस्फियर है इसी में क्या मिलती है, ओजोन गैस की लेयर मिलती है, जो हमें किससे बचाती है, जो सन रेडिएशंस हैं उनसे बचाती है हमें, जो यूवी रेज हैं उनसे बचाती है, जो हमें सन से, अगर ओजोन ना हो तो हमें बहुत सी स्किन डिजीज हो सकते हैं और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, किससे, जो यूवी रेज होती हैं उनसे। ठीक है, उसके बाद आती है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर देखते हैं, मीजोस्फियर को हम कहेंगे मध्यमंडल। ठीक है, ये जो बीच में होती है, इसके ऊपर क्या, इसके नीचे क्या थी, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, बीच में क्या, मध्यमंडल, ऊपर क्या होगा, आयनोस्फियर यानी कि आयन मंडल, और उससे ऊपर क्या होगा, बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फियर। ठीक है, तो बीच में है इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, मीजोस्फियर। ठीक है, इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है, इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर
एस्टेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम दिस स्पेस। जो भी स्पेस से जो एस्टेरॉइड्स आने वाले हैं, जो उल्कापिंड आते हैं, वो इसी लेयर में 80 किलोमीटर तक की हाइट में यहाँ से नीचे जब आने लगते हैं तो 80 किलोमीटर की हाइट से नीचे 80 किलोमीटर की हाइट में, यानी कि जो लेयर में एंटर करते हैं 80 से 50 तक मेसोस्फीयर में, तो बर्न हो जाते हैं, वो जल जाते हैं घर्षण के कारण। ठीक है, देखते हैं तो इसमें कौन कौन से पॉइंट थे। सबसे पहले थर्ड लेयर है, सेकंड इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर, एंड थर्ड सबसे मेन पॉइंट क्या था, वो ये था कि जो उल्कापिंड होते हैं, जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, जो स्पेस से कभी कभी स्पेस में कुछ घटनाएं होती है जिसके कारण जो उल्कापिंड है, जो एस्टेरॉइड्स हैं, वो पृथ्वी की तरफ आते हैं। ठीक है, और वो अगर ये मेसोस्फीयर ना हो तो वो उल्कापिंड है जो वो सीधे पृथ्वी पर आके टकराएं और बहुत सी क्षति पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं इनको, किसको, पृथ्वी को। ठीक है, वो बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये था यहाँ पर, मेसोस्फीयर में द एस्टेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर फॉल ऑन एंट्री फ्रॉम दिस स्पेस। ठीक है सॉरी। तो अब तक हमने 3 लेयर डिस्कस करी, कौन कौन सी। ट्रोपोस्फियर जो कि 13 किलोमीटर तक है। खास बात क्या थी कि इसमें मौसमी घटनाएं होती है वो सारी यहीं होती है। ब्रीदिंग के लिए जो एयर वही है, ये ब्रीदिंग के लिए जो हम एयर यूज़ करते हैं वो कहाँ है, वो इसी लेयर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर की हाइट 50 किलोमीटर थी। ठीक है, और ये मोस्ट आइडियल है किसके लिए, फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए। ठीक है, और ओजोन गैस इसी में मिलती है स्ट्रेटोस्फियर में। उसके बाद क्या थे, उसके बाद मेसोस्फियर हमने पढ़ा, इसकी हाइट कितनी होती है, 80 किलोमीटर होती है। कौन सी लेयर है, तीसरी लेयर है। मेट्रोइड्स हैं वो कहाँ बर्न होते हैं, वो इसी लेयर में बर्न होते हैं। जब वो एंट्री करते हैं तो घर्षण के कारण वो जल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है थर्मोस्फियर को हम आयनोस्फियर भी कहते हैं, आयनोस्फियर। ठीक है, और क्या कहेंगे इसको, और हम कहेंगे इसको एक्सो एटमॉस्फियर। ठीक है, थर्मोस्फियर के 2 नाम और बताए मैंने, कौन कौन से, आयनोस्फियर और एक्सो एटमॉस्फियर, यानी कि बाह्य वायुमंडल और आयनमंडल, इसके 2 नाम और हैं। ये कहाँ तक है, 80 किलोमीटर तक क्या थी, 80 किलोमीटर तक थे हमारे पास क्या, मेसोस्फियर। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर अब क्या है, थर्मोस्फियर। ठीक है, दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। जो भी रेडियो जो वेव्स होती हैं, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती हैं, वो इसी लेयर से टकरा के और जो कैरियर जो चैनल है वहाँ तक पहुँचती है, सिग्नल्स देती हैं। ठीक है, जिनके कारण हम रेडियोज़ वगैरह सुन पाते हैं। रात के टाइम में ज़्यादा क्लियर होती है, तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी सुबह के दिन में नहीं पकड़ती हैं, वो फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं कि रात में जब हम रेडियो चलाएं तो उसमें कुछ और भी चैनल्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ और फ्रीक्वेंसीज वो कैच करता है। इसलिए हम कहेंगे कि रात में वो ट्रांसमिशन होता है, रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन हो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, कहाँ से, आयनोस्फीयर से। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। ठीक है, यानी कि जो अर्थ से जो लेयर जो भेजी जाती है वेव्स, वो कहाँ पर टकरा के और वापस आती है यहीं पर। ठीक है, कौन सी लेयर से टकरा के, आयनोस्फीयर से, आयनोस्फीयर यानी कि थर्मोस्फीयर से। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लेयर थे, इसमें कौन कौन से टॉप पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट चौथी लेयर है। दूसरा पॉइंट एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, 80 से 400 किलोमीटर तक। तीसरा पॉइंट जो रेडियो वेव्स हैं वो कहाँ से ट्रांसमिट होती हैं, यहीं से टकरा के पृथ्वी पर वापस आती है। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर में देखते हैं, ये सबसे लास्ट जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है एग्जोस्फीयर। ठीक है, यहाँ हम कहेंगे 5वीं लेयर एग्जोस्फीयर है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एग्जोस्फीयर। ठीक है, द लेयर हैज़ वेरी थिन द लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम वायु होती है। ठीक है, लाइट गैसेज लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। जो हीलियम हाइड्रोजन गैसेज है वो यहीं मिलती हैं। ठीक है, वो यहाँ पर मिलती हैं।
तो इसमें इनमें कौन कौन से पॉइंट देखने को मिले? सबसे पहले तो 5वीं लेयर है, ठीक है। दूसरा सबसे ऊपरी लेयर है, इसके बाद एटमॉस्फेयर की लेयर ख़त्म है, उसके बाद जहाँ तक है ये एक्सोस्फीयर ही है, ठीक है। इसमें वेरी थिन लेयर है हवा की, यानी कि हवा इतनी सघन नहीं है, डेंसर जो है वायु नहीं पाई जाती यहाँ पर, बहुत ही रेयर वायु पाई जाती है, ठीक है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ पर मिलती है। तो कौन कौन सी लेयर हमने देखी है, एक बार डायग्राम से देख लेते हैं इनको। सबसे पहले देखिए ट्रोपोस्फियर, फिर देखिए स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। उसके बाद देखिए मीजोस्फियर की रेंज कहाँ तक थी? 80 तक, ठीक है, 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज थी। और उसके बाद क्या देखिए, उसके बाद देखिए थर्मोस्फियर, ये कहाँ तक थी? ये 400 तक थी, और 400 से जो ऊपर जो बच गया वो क्या था? एक्सोस्फियर, ठीक है। 400 से ऊपर क्या था? एक्सोस्फियर। और ये टेम्परेचर देख रहे हैं हम, यहाँ से टेम्परेचर घट रहा है, यानी कि ट्रोपोस्फियर में जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। फिर स्ट्रेटोस्फियर में क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियर में कुछ हद तक, यानी कि जब 20 किलोमीटर तक जाएंगे तापमान हमें सेम देखने को मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, फिर बढ़ता जाएगा, और जब हम मीजोस्फियर में एंटर करेंगे तो कुछ टाइम के लिए तापमान फिर स्थिर होगा और फिर घटता जाएगा तापमान, ठीक है। तापमान फिर घटता जाएगा यहाँ से कुछ इस प्रकार। जब हम थर्मोस्फियर में एंटर करते ही एक बार तापमान फिर स्थिर होगा, और फिर क्या होगा? फिर तापमान बढ़ेगा, ठीक है, और फिर ये लगातार बढ़ता जाएगा एक्सोस्फीयर के बाद, ठीक है। तो चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का। लास्ट टॉपिक है एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर क्या होता है? जो भी हवाओं के द्वारा जो भी दबाव लगाया जाता है पृथ्वी की सतह पर, उसे हम कहेंगे एयर प्रेशर या वायु दाब। देखते हैं डेफिनेशन इसकी। एयर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the weight of air on the earth surface, ठीक है। मैंने बताया ना कि हवाओं के द्वारा तो पृथ्वी पर जो दबाव लगाया जाता है, पृथ्वी की सतह पर जो दबाव लगाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? एयर प्रेशर। मान लीजिए कोई पृथ्वी की सतह है, जो हवाओं के द्वारा जो दबाव लगाया जाता है उसे हम कहेंगे एयर प्रेशर कहेंगे। हवाओं के द्वारा लगाए जाने वाले दबाव क्या कहेंगे? एयर प्रेशर कहेंगे, ठीक है। एज वी गो अप द लेयर एटमोसफियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जब हम पृथ्वी से एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि जो पहली जो लेयर थी, जो मंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एयर प्रेशर घटता जाएगा। ऊपर जाते जाएंगे एयर प्रेशर घटता जाएगा, ठीक है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, डिक्रीज विद हाइट। यानी कि हम जितनी सी लेवल पर हम देखेंगे, सी लेवल पर हम जाके देखेंगे तो हमें जो एयर प्रेशर वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी एयर प्रेशर घटता जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। मून पर कोई हवा नहीं है और कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर एयर प्रेशर नहीं मिलता है। इसलिए क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स filled with air when they go to the moon। जब एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं उन्हें कहेंगे एस्ट्रोनॉट्स। जब मून पर जाते हैं तो उन्हें एक स्पेशल ड्रेस दी जाती है उन्हें, जिसमें क्या होती है, हवा से फिलअप होती है वो, ठीक है, ताकि एयर प्रेशर जो है, वायु दाब है जो मेंटेन कर सके। अगर ऐसा ना करें तो कुछ यूँ होगा कि जब वो ऊपर जाएंगे, नॉर्मल ड्रेस में ऊपर जाएंगे, तो नाक से खून बहने लगेगा और पूरी बॉडी में जो खून की नसें हैं वो फट जाएंगी, ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगी, और ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। किसकी? जो मून पर जाएगा उनकी। क्योंकि हम देखते हैं, हमें पता है कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो भी जो कुछ टाइम हमारी जो नाक से हैं वो खून निकलने लग जाता है। इसलिए निकलने लग जाता है क्योंकि वायु दाब बहुत कम हो जाता है। इसलिए जो
एयर प्रेशर के कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स दबी हुई थी वो अब बाहर बाहर की तरफ जो रक्त है उसको प्रवाहित करने लग जाती है। ठीक है, तो ये था एयर प्रेशर के बारे में सब कुछ। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर की लेयर कौन कौन सी थी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर क्या कहेंगे, आयनोस्फियर कहेंगे और एक्सो एटमॉस्फेयर भी कहेंगे। देन सबसे लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे लास्ट में डिस्कस किया हमने क्या, एयर प्रेशर। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।